नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक मौका है। बीजेपी इस जीत का जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाती नजर आई है। लोकसभा चुनाव में जिस जश्न में कसर रह गई थी, वो कसर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है, क्योंकि सभी अनुमानों और अंदाजों को गलत साबित करते हुए हरियाणा की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया। और इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जमकर जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद है और बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बीजेपी दफ्तर में है। अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। कांग्रेस के झूठ को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इस जीत को सच्चाई की, सत्य की जीत बताया। लेकिन सवाल यह है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस हरियाणा का दंगल कैसे हार गई, इसके पीछे की रणनीति क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और नतीजों ने हरियाणा को लेकर तमाम जो एग्जिट पोल थे उसको एक बार फिर से गलत साबित कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास यूं ही नहीं रचा। इसके पीछे अमित शाह का एक पुराना फॉर्मूला काम आया, जिसने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में सत्ता में थी। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव में 7 महीने पहले ऐसा दांव चला जिससे कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टी चारों खानों चित हो गई। आखिर क्या है अमित शाह का वो फॉर्मूला, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से जहां गदगद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो जम्मू कश्मीर में हार की टीस भी भारतीय जनता पार्टी को है। धारा 370 हटने के बाद से यह राज्य का यानी जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव था और बीजेपी को उम्मीद थी कि 370 का फायदा विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दिया। जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बार फिर से अब्दुल्ला परिवार पर ही अपना भरोसा जताया और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की है। नए कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। इसका ऐलान खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया है। और जम्मू कश्मीर में किस पार्टी को कितनी सीटें, वोट शेयर मिले हैं, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।
हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं और इस नतीजे के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम के हाल बने हुए हैं। एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड दर्ज जीत की है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करी है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में आंधी दिखाई दी। हरियाणा में विपक्षी खेमे में गम का माहौल है, तो जम्मू कश्मीर में विपक्षी खेमे में खुशी का माहौल है। पहले बात हम हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ है। जिस राज्य में कभी किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई, उस राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। हरियाणा में एक बार फिर से कमल ने कमाल किया है। एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों को गलत साबित करते हुए हरियाणा की आवाम ने, हरियाणा की जनता ने एक बार फिर से 5 साल के लिए हरियाणा की तकदीर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप दी है। और हरियाणा में बीजेपी ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती, तो कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। हरियाणा की यह जीत ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका जमकर जश्न मना रही है और बीजेपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को किस तरीके से घेरा, वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी एक बार फिर से आपको सुनवाना चाहता हूं। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी। 50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, उससे भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल बहुत ज्यादा है। कार्यकर्ताओं में जोश आई है। इसके बाद से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता अगले चुनाव में डटने की तैयारी में कर गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुबह से नतीजे आने शुरू हुए हैं, रुझान आने शुरू हुए,
कहीं खुशी कहीं गम लगातार बदलते नजर आया। कई जगह पर खुशी दिखी, कई जगह पर गम का माहौल दिखा, कहीं सन्नाटा नजर आया। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही दोपहर के 12 बजने शुरू हो गए तो कई जगहों पर खामोशी शुरू हो गई। रुझानों के आंकड़े लगातार बदलते रहे। कांग्रेस के शुरू से ही बदलने लगे थे और सारा ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ा जाने लगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस नेता जयराम रमेश को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि जब नतीजे ऊपर नीचे हो रहे थे तो जयराम रमेश भी क्या कुछ कह रहे थे। हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं। और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब से कुछ देर पहले जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने नैब सिंह सैनी का जिक्र किया था, जिन्होंने एक अलग अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को एक गम से उभारने की कोशिश की, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नैब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया था। अब नैब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं इस चीज के बाद से, मैं आपको एक बार फिर से सुना। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये 3री बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 10 साल की सत्ता के बावजूद, हरियाणा में जाटों के विरोध के बावजूद, किसान भाइयों के विरोध के बावजूद, नौजवान और पहलवानों के जैसे मुद्दे के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने किले पर कब्जा कायम रखा, तो उसके पीछे कुछ बड़ी वजह हो सकती है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी मानते हैं। ऐसी क्या वजह रही होंगी, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी को सुनाना चाहता हूं। सुनिए इस जीत के बाद प्रियंका क्या कुछ कह रही है। सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी जरूर फेर दिया। 60 सीट पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस 40 के नीचे सिमट कर है और इस सियासी जनादेश की वजह से कांग्रेस फिर से 5 साल के लिए सत्ता से दूर हो गई। लोकसभा के बाद
कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करने में जुट गई है और यह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस हरियाणा में क्यों हारी। मैं इसके पीछे की आपकी वजह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है और सीधे तौर पर कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। कुमारी शैलजा 15 दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रही। कुमारी शैलजा के समर्थकों ने गलत संदेश पहुंचाया हरियाणा में। 10 साल से बीजेपी हरियाणा की सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस भुनाने में नाकामयाब रही। कांग्रेस पार्टी का चुनावी कैंपेन पूरी तरीके से बेअसर दिखा। टिकट बंटवारे में जाटों को कांग्रेस ने खूब तवज्जो दी और कांग्रेस ने 28 जाटों को टिकट दिया था, जबकि हरियाणा में जाटों की आबादी सिर्फ 22% है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के दलों को तरजीह बिल्कुल नहीं दी। रिवाल वेड की पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस रही। यहां पर समाजवादी पार्टी भी सीटें मांग रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ कह दिया कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं होगा और बीजेपी की खर्ची पर्ची और जाति आधारित आरक्षण का काउंटर नहीं कर पाई। जाति सर्वे के आगे कांग्रेस नहीं बढ़ पाई। किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मामला हो, सब सिमट कर रह गया। कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट में थी और कांग्रेस ने ना तो इंडिया गठबंधन को साथ लेने की कोशिश की, ना ही कांग्रेस के अपने नेताओं को, और इसका सीधा असर हरियाणा के रिजल्ट पर देखने को मिला है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनवाना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर उनकी पार्टी के नेताओं नहीं करते। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिलेड वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है आईसीसी वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कोई घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का माहौल है, विपक्ष के लिए गम का माहौल, तो जम्मू कश्मीर में विपक्ष के लिए खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गम का माहौल है जम्मू कश्मीर में। हालांकि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी के तमाम दावे खोखले साबित हुए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद को बड़ा झटका लगा और 10 साल के बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर जीत हासिल कर पाई और कांग्रेस को 6 सीटें मिल पाई। सीपीएम को भी 1 सीट मिली है। जम्मू रीजन में 28 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी अब मुख्य विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में बनने में कामयाब रही। पीडीपी को महज 3 सीटें मिली। पहली बार आम आदमी पार्टी ने भी जीत का खाता खोला है। निर्दलियों के खाते में 6 सीटें आई हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने फिर से अब्दुल्ला परिवार को सेहरा पहना दिया है। तभी तो चुनाव के नतीजों से साफ पहले ही अब्दुल्ला परिवार के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। मैं सबसे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए फारूक अब्दुल्ला को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि जीत के बाद उन्होंने किस तरीके से अपने बेटे को ताज पहनाने की बात कही है। मैं समझता हूं लोगों ने हमारी बात सुनी
और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बडगांव 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों से उमर अब्दुल्ला ने जीत कर दर्ज की है। गांदरबल से उमर को 18,193 वोट मिले हैं। पीडीपी के वशीर अहमद को उमर अब्दुल्ला ने हराया है। बडगांव सीट की बात करूं तो उमर अब्दुल्ला को 36,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उमर अब्दुल्ला ने यहां पर पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर को हराया है। जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए जम्मू कश्मीर के आने वाले मुख्यमंत्री को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं। कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निजाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेजों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव ऐतिहासिक था। धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि इस चुनाव में धारा 370 का फायदा बीजेपी को मिलेगा और इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान भी 370 को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में इसका बंपर फायदा हुआ, लेकिन कश्मीर में बीजेपी को नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें और वोट शेयर मिली हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जल्दी से बताना दिखाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को 25.64% वोट मिले हैं और 29 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को 11.97% वोट हासिल हुए हैं और कांग्रेस यहां पर 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा झटका पीडीपी को लगा है। पीडीपी को महज 8.87% वोट मिले हैं और सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। अगर 10 साल पहले यानी 2014 के नतीजों की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में तब पीडीपी की सरकार थी और 2014 के चुनाव में पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब पीडीपी और 22.67% वोट मिले थे उस समय और 2014 में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर थी, जबकि 22.98% वोट शेयर मिले थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वोट शेयर की मैं बात करूं तो 20.77% वोट मिले थे। 2014 में कांग्रेस को महज 12 सीटें मिली थी, तब कांग्रेस को 18.01% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनकी और सीटें कम हो गई। तब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने, महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि बाद में नतीजों के बाद पीडीपी का गठबंधन टूट गया। इस बार राज्य में पीडीपी को बड़ा झटका लगा था। अब नए समीकरण के साथ जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी। देखना दिलचस्प है कि यह सरकार एनसी और कांग्रेस गठबंधन किस तरीके से चलाती है। चूंकि उमर अब्दुल्ला एक मंझे हुए राजनेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर की नब्ज को जानते हैं और फिलहाल जम्मू कश्मीर के हालात भी बदल चुके हैं। चूंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर
इस वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा उनको नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती उमर अब्दुल्ला के सामने होगी, क्योंकि हर फैसले के लिए उनको गवर्नर की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसे में पहले के वक्त में और अब के वक्त में उमर अब्दुल्ला को भी बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सरकार चलाने के लिए उमर अब्दुल्ला को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।